हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो मैं सबसे पहले आप लोग को सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज शुरू करते हैं आज का 40 मार्च डे आपका करेंट अफेयर विथ स्टेटिस रसगुल्ले जो मिलेगा आपको। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और कलम और कॉपी साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे क्योंकि सभी सवाल मोस्ट है। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम चल रहा है आपका चौथे चरण और पाँचवें चरण जो होगा आपका, उसके लिए मोस्ट बनाया गया है 40 सवाल जो अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखते हुए उस पर आधारित बनाया गया है 40 मोस्ट क्वेश्चन। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बीच में कहीं जाएंगे नहीं और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और हमारा यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटेटिव क्लास पर जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी बिल्कुल, 2 दिन आपका क्लास बंद रहा जी, सरस्वती पूजा और किसी कारणवश। तो मैं आज से शुरू जो आपको किया हूँ डेली मिलेगा आपको, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है? जी पहला सवाल क्या बोलता है? ईवेनो ने वर्ष 2019 को किस रूप में मनाया? ये आपका सवाल है। ईवेनो ने वर्ष 2019 को किस रूप में मनाया? तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष। जी बिल्कुल याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी आपका भाषा वर्ष। याद रखेंगे जो आपका ईवेनो ने वर्ष 2019 को मनाया। और आपसे पूछेगा सवाल 2017 को किस रूप में मनाया ईवेनो ने? तो सतत पर्यटन वर्ष। और आपका 2018 को किस रूप में मनाया? ये आपका पूछा एनटीपीसी सवाल। ईवेनो ने वर्ष 2018 को किस रूप में मनाया? यही सवाल पूछा आपसे, एनटीपीसी में पूछ चुका है आपका। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष। जी बिल्कुल, ईवेनो ने वर्ष 2018 को किस रूप में मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष। और ईवेनो ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपका 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया। तो बिल्कुल इस तरह याद रखें। फिर से मैं रिवीजन करता हूँ आपका। जी मास्ट है आपका पूछिए सवाल, मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ आपका कि वर्ष 2016 को ईवेनो ने किस रूप में मनाया? अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। और पूछिए 2017 को किस रूप में मनाया? तो सतत पर्यटन विकास वर्ष। और 2018 को किस रूप में मनाया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष। और 2019 को किस रूप में मनाया? ईवेनो ने अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष। तो इस तरह याद रखें, आपका सवाल पूछेगा, टपकेगा, छपेगा, नेक्स्ट जो एग्जाम होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। जी सभी मस्ट है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे और सभी एग्जाम के लिए आपका है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे क्योंकि सभी एग्जाम में आपका पूछेगा, टपकेगा, छपेगा। बिल्कुल नेक्स्ट क्या आपका है? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना कब हुई थी? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, जिसको CIS बोलते हैं शॉर्ट में, जिसको CIS बोलते हैं। बिल्कुल, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1991। जी बिल्कुल याद रखें, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना 8 दिसंबर 1991, इसको CIS बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बिल्कुल याद रखें, CIS का पूर्ण रूप आपसे एग्जाम में पूछे तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1991 को हुई थी। बिल्कुल याद रखें। इसका मुख्यालय पूछेगा आपसे कि मिन्स्क जो बेलारूस में, इसका मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस। बिल्कुल याद रखें। और इस बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और मुद्रा क्या है? रूबल। ये भी याद रखें।
जी बिल्कुल, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का की स्थापना 8 दिसंबर 1991। इसका मुख्यालय मिन्स्क के जो बेलारूस में। जी बिल्कुल, बेलारूस की मुद्रा पूछिए तो बेलारूस रूबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर बने रहेंगे शुरू से अंत तक और फटाफट शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से सुबह आपको 7 बजे दिया जाता है। और मैं एक और आप लोग के बीच में सूचना देता हूँ कि जो आपका ऑफलाइन क्लासेज जो स्टार्ट है आपका एक 8:30 बजे सुबह, एक आपका 10:30 बजे, आपका 2 बैच, और एक न्यू बैच आपका स्पेशल बिहार पुलिस दरोगा के लिए 1:30 बजे जो आपका क्लास स्टार्ट है। और एक 22 तारीख को आपका 22 फरवरी 2021 से आपका न्यू बैच जो इंटरमीडिएट क्लासेज जो के छात्र छात्राओं ने जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए स्पेशल बैच आपको 22/2/2021 से 12 बजे से क्लास स्टार्ट होगी न्यू बैच। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेज को, जो आपका द्विवेदी पुस्तक भंडार यानी उनके मकान में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो हेल्प नंबर आपका है, मोबाइल नंबर आपका है 9798134837, 9798134837। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन में। बिल्कुल जो ज़बरदस्त मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, स्टडीज, रसगुल्ले, करंट अफेयर सभी मिलेंगे आपको ऑफलाइन क्लासेज में। चलते हैं नेक्स्ट यानी तीसरा सवाल क्या बोलता है आपका, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है किस राज्य में? ये आपका सवाल है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है आपको तो उत्तराखंड में। जी बिल्कुल याद रखें, किस राज्य में? उत्तराखंड में। जी बिल्कुल याद रखें, जो उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007 में हो गया। जी उत्तराखंड का पुराना नाम पूछे उत्तरांचल। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका जी बिल्कुल याद रखें, गठन 2000 में हुआ था उत्तराखंड का। और आपसे पूछा सवाल कि उत्तराखंड के राज्यपाल तो बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड का आपका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी बिल्कुल याद रखें, फूलों की घाटी किस राज्य को? उत्तराखंड। फूलों की घाटी आपका पूछा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में। और आपसे पूछे एग्जाम में, बिल्कुल याद रखें, और आपसे पूछे सवाल जी मास्ट सवाल पूछे आपसे कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में। बिल्कुल इस तरह याद रखें, काला पानी जो आपका विवादित है भारत और नेपाल के बीच यानी उत्तराखंड में स्थित है। ये भी याद रखें, जो सवाल हमेशा पूछता है, टपकता है, छपता है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका कि भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल प्रचार पहली बार कहाँ में हुआ? ये आपका सवाल है। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार कहाँ में हुआ? तो याद रखें, गोवा। जी बिल्कुल याद रखें, गोवा में हुआ। जी बिल्कुल याद रखें, भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार कहाँ में हुआ? तो गोवा में। बिल्कुल याद रखें जी, ये आपका मोस्ट सवाल है। गोवा। जी भगत सिंह कोश्यारी गोवा का राज्यपाल हैं अभी, और गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सिंह जी सावंत आपका अभी मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद जी सावंत। और आपका पूछा है कि गोवा भारत का कौन सा राज्य है? 25वां राज्य जो अपना 25वां राज्य है, जो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत भारत का 25वां राज्य बनाया गया था गोवा को। जी बिल्कुल, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। जी बिल्कुल याद रखें। और गोवा का जो आपका जी पूछे सवाल, गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी के किनारे है स्थित है। बिल्कुल याद रखें, इस तरह आपसे सवाल पूछता है। जी बिल्कुल मस्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या आपका कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल में वृद्धि राज्य कौन सा है? जी बिल्कुल याद रखें, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि राज्य कौन सा है? ये आपका सवाल है। तो याद रखें, आपका आंसर होगा भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि राज्य कौन सा है? ये आपका सवाल है। तो याद रखें, कर्नाटक। जी बिल्कुल याद रखें, कर्नाटक।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। जी बिल्कुल, सर्वाधिक वन वाला राज्य पूछेगा आपसे सवाल तो मध्य प्रदेश होगा। जी बिल्कुल याद रखें। जी बिल्कुल याद रखिए, इस तरह आपका आंसर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि राज्य जो बताया मैंने अभी कर्नाटका बिल्कुल याद रखें, कर्नाटक। और सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य पूछेगा तो आपका मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखें। और प्रतिशत के हिसाब से पूछे आपका तो मिजोरम। बिल्कुल याद रखिए, इस तरह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो आपका प्रकाशित हुआ उसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटका में। जी बिल्कुल उसका। और सर्वाधिक वृद्धि वाला सर्वाधिक वन वाला राज्य तो मध्य प्रदेश। बिल्कुल याद रखें। अब प्रतिशत के हिसाब से पूछे आपका सवाल तो आपका मिजोरम। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और जो पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुआ था। जी पूछेगा सवाल, भारत में पहली बार जो वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1987। जी बिल्कुल याद रखें, 2 वर्षों पर प्रकाशित होती है। जी 2019 में आपको प्रकाशित किया गया, तो नेक्स्ट आपका 2021 में प्रकाशित होगा वन स्थिति रिपोर्ट। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो 2 वर्षों पर होती है, जो FSI के द्वारा होती है। बिल्कुल याद रखें, जो भारतीय सर्वेक्षण जो आपका इंडियन जो यानी फॉरेस्ट। जी बिल्कुल, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो आपको प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है वन स्थिति रिपोर्ट, जो पहली बार 1987 में हुआ। जी बिल्कुल याद रखें, 2019 का 16वीं हुआ आपका। जी 2019 का कौन सी नंबर का हुआ वन स्थिति रिपोर्ट? तो 16वीं नंबर का। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या बोल रहा है आपका? एक खगोलीय एकक के औसत दूरी है। जी बिल्कुल, एक खगोलीय एकक के औसत दूरी है, मतलब किसके बीच की दूरी एक खगोलीय एकक होते हैं? तो आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक कहा जाता है। बिल्कुल याद रखें। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछता है एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है, किसके बीच की दूरी होती है? तो सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। बिल्कुल याद रखें, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल का बाकी फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जो अभी हमारे जो लाइव क्लासेस में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और फटाफट लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल। तो आज का मोस्ट जो 40 क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले यानी स्टडी GK, आपका जो सभी एग्जाम के लिए आपका NTPC रेलवे और आपका रेलवे ग्रुप D, SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए आपको बनाया गया है। लेकिन तत्काल में अभी जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है आपका NTPC का 4थे और 5वें जो होगा उसके लिए बनाया गया है, जो मोस्ट है आपका उस पर आधारित है। जो नेक्स्ट यानी जो अभी वर्तमान में एग्ज़ाम में चल रहा है उस पर आधारित बनाया गया सभी सवाल 40 मास्ट। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं बीच में। आप लोग फटाफट कलम और कॉपी साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे सभी सवाल, RNR कर लेंगे। इसको देखने के बाद नोट कर लेंगे कॉपी में, तो उसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो 7वां सवाल, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? ये आपका सवाल है, तो फ्रक्टोस के कारण। जी बिल्कुल याद रखें, फ्रक्टोस के कारण आपका फलों का स्वाद फलों का मधुर स्वाद होता है। बिल्कुल याद रखें, फ्रक्टोस के कारण। तो चलते नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर।
8वां सवाल कि कैलोरीमीटर एवं तड़ित चालक किसका बना होता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी कैलोरीमीटर एवं तड़ित चालक बना होता है किसका, ये आपका सवाल है। तो याद रखें तांबा का होता है, बिल्कुल याद रखें। कैलोरीमीटर किसका बनाता है, तांबा का बनाता है। तड़ित चालक किसका बनाता है, तांबा का बनाता है। जी तड़ित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बिल्कुल याद रखें। जी जो आपका सवाल पूछता है टपकता है छपता है, बिल्कुल। कैलोरीमीटर एवं तड़ित चालक जो बना होता है तांबा का, और तड़ित चालक का खोज कौन किया, तो याद रखें आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी तांबा का शत्रु तत्व किसको बोलते हैं, तो गंधक को बोलते हैं, ये भी याद रखें। तांबा का शत्रु तत्व किसको बोलते हैं, तो गंधक यानी आपका सल्फर को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखें। सल्फर की परमाणु संख्या 16 जो होता है, जी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका नेक्स्ट क्या पूछा है, शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर कौन सी नामक बीमारी रोग हो जाता है, ये आपका सवाल पूछेगा। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर एक नामक जो रोग हो जाता है वो विल्सन जो होता था, बिल्कुल विल्सन नामक रोग हो जाता है। मात्रा हमारे शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और पूछा क्यूप्राइट किसका एस्क है, तांबा का। कॉपर ग्लांस किसका एस्क है, तांबा का। कॉपर फेराइट का किसका एस्क है, तो तांबा का, बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, आपका सभी मस्ट है सवाल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, बेडिले आइट किसका एस्क है, बिल्कुल बेडिले आइट किसका एस्क है, तो जिरकोनियम का, बिल्कुल याद रखें आपका जिरकोनियम, बिल्कुल याद रखें। सवाल पूछते रहता है बेडिलाइट किसका एस्क है, तो जिरकोनियम का। बैराइल किसका एस्क है, तो बेरिलियम धातु का एस्क है, जी बिल्कुल। एक और याद रखें, बैराइल पूछिए किसका एस्क है, तो बेरिलियम धातु का एस्क है, बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या हो रहा है कि गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं, ये आपका सवाल है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो आंसर आपका होगा धातुमल, जी बिल्कुल याद रखें धातुमल आपका होगा, बिल्कुल याद रखें। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ हैं क्या कहलाता है, धातुमल। और क्या पूछेगा सवाल आपका, यस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को धातु कर्म कहा जाता है, जी बिल्कुल याद रखें। यस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को धातु कर्म कहा जाता है। और नेक्स्ट पूछे आपका कि यस्क में गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं, जी बिल्कुल फ्लक्स कहा जाता है आपका, जी बिल्कुल याद रखें। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है, तो इस तरह आप याद रखें। चलते नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे फटाफट, और शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। सभी सवाल मस्ट है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, और कलम और कॉफ़ी साथ में रखे रहेंगे और लिखते जाएंगे, जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्या आपका, पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन सा है, जी ये आपका सवाल है। पूर्व आपका सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहले उपग्रह का नाम क्या है, तो स्पुतनिक 1, जी बिल्कुल याद रखें स्पुतनिक आपका 1 जो पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह का नाम क्या है, तो स्पुतनिक 1 जो 4/10/1957 को भेजा गया था, बिल्कुल याद रखें। और पूछे अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह का नाम क्या है, तो स्पुतनिक 2, जी बिल्कुल याद रखें। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक 2, बिल्कुल याद रखें, जो 3/11/1957 को जो आपका ले गया था, बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या आपका पूछ रहा है कि कोरोमंडल शब्द किस राज्य से संबंधित है, ये आपका सवाल है। कोरोमंडल शब्द किस राज्य से संबंधित है, ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन के अनुसार जी बिल्कुल, जैसे में आपको कर्नाटका तमिलनाडु नहीं ऑप्शन रहेगा, सॉरी जिस तरह आपका ये आपका आंध्र प्रदेश
तमिलनाडु ऑप्शन नहीं रहे, राज्य का नाम नहीं रहे, तो आपका ऑप्शन देगा कोरोमंडल शब्द किस राज्य से संबंधित है, यानी देगा आपका चालुक्य राज, चोल राज। तो इस तरह आपका ऑप्शन मिलेगा, तो आपका आंसर होगा चोल राज से संबंधित है। जी बिल्कुल याद रखें, चोल राज से आपका संबंधित है कोरोमंडल शब्द, बिल्कुल याद रखें। जो आपका दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है, बिल्कुल याद रखें। कोरोमंडल शब्द जो चोल राज से संबंधित है, जो दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है, यानी जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश किस जो आपका तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है, बिल्कुल याद रखें। यानी भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, इस तरह याद रखें। चोल जो राज था आपका, चोल वंश जो संबंधित था, बिल्कुल चोल क्षेत्र या मंडल की तमिल में चोलमंडलम कहा गया है। चोल क्षेत्र को याद रखें, मंडल की तमिल में आपको चोलमंडलम कहा गया है, बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट 53 नंबर सवाल पर। और याद रखें, आपका लौटती हुई मानसून वर्षा जो होती है वो कोरोमंडल के तट पर होती है, लौटती हुई मानसून। जी बिल्कुल, यह पूछा जनवरी फरवरी के महीने में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कौन सी तटों पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर होती है, बिल्कुल याद रखें, जो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। चलते नेक्स्ट 53 नंबर सवाल पर। 13वां सवाल, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, ये आपका सवाल पूछ रहा है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह, बिल्कुल याद रखें, मोहम्मद आपका शाह था। जी बिल्कुल याद रखें, यानी मयूर सिंहासन, बिल्कुल जो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था आपका मोहम्मद शाह। जी बिल्कुल, और तख्ते ताउस जिसको आपका मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा किया गया था, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछे कि नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था, तो 1739, बिल्कुल याद रखें, 1739 एक सवाल याद रखें। आपसे पूछिए नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो 1739। तो इस टाइप का आपका सवाल बनेगा कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह, बिल्कुल याद रखें। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। जी 14वें नंबर सवाल पर बने रहेंगे शुरू से अंत तक सभी मास्ट सवाल। आपका 14वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती थी, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल याद रखें, दक्षिण आपका पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती थी, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से आपको 7 बजे दिया था है सभी सवाल। जी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जो आपका चल रहा है रेलवे एनटीपीसी का 4थे और 5वें का जो एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में कहीं जाएंगे नहीं आप लोग। तो मैंने सवाल पूछा आपसे कि पुर्तगालियों ने जी यानी दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों ने एकमात्र बस्ती जो थी वो आपका सन थोमे थी। जी बिल्कुल याद रखें, सन थोमे थी एक बस्ती, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछा सवाल कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ में खोली थी, तो कोचीन में, बिल्कुल याद रखें। जो केरला के कोचीन में आपका पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी आपका स्थापित किया था, तो कोचीन में, बिल्कुल याद रखें। और आपसे सवाल पूछिए जी पुर्तगाली भारत का जो आगमन हुआ था वो 1498 ईस्वी में आगमन हुआ था, बिल्कुल याद रखें। तो सवाल पूछा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1498। और पूछिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731। बिल्कुल इस तरह याद रखें तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। जी बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। और पुर्तगाली की बात पूछिए कौन भारत आए, तो डच आए थे, बिल्कुल याद रखें। पुर्तगाली के बाद भारत कौन आए भारत में, तो आपका डच लोग आए। जो पहला डच यात्री क्राइलियन हाउटमैन जो 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। जी बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर।
सवाल पूछिए सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था। ये आपका सवाल है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था। तो बाजीराव द्वितीय, बिल्कुल याद रखें, आपका बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। जी बिल्कुल, सहायक संधि जो शुरू हुआ था आपका फ्रांसीसी व्यक्ति पूछा, तो आपका जो फ्रांसीसी व्यक्ति डुप्ले के समय में हुआ था। और पूछा सवाल कि सहायक संधि स्वीकार जो एक भारतीय वायसराय जो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में शुरू किया गया था, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम प्रांत कौन था। तो हैदराबाद, बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। जी बिल्कुल याद रखें, शिवाजी के गुरु पूछा कौन थे। तो आपका कोंडदेव, जी बिल्कुल याद रखें, शिवाजी के गुरु कौन था। तो कोंडदेव, जी बिल्कुल याद रखें। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो आपका गुरु रामदास, बिल्कुल दोनों याद रखें। सवाल पूछता है आपका, पूछा एंड रेलवे में पूछा पहले, जी बिल्कुल याद रखें। आपका शिवाजी के गुरु कौन था। तो कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन था। तो गुरु रामदास, बिल्कुल याद रखें। यानी कहने का मतलब कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। जी बिल्कुल याद रखें। और पूछा सवाल मराठा साम्राज्य का संस्थापक। तो शिवाजी का जन्म जो 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। बिल्कुल याद रखें, सिवनेर दुर्ग में हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें। और क्या पूछा सवाल कि चौथ एवं सरदेशी मुखी जो टैक्स था जो किसके द्वारा चलाया गया था। तो शिवाजी के द्वारा, बिल्कुल याद रखें। और एक सवाल पूछा शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो अष्टप्रधान, बिल्कुल याद रखें, पूछिए अष्टप्रधान। जी बिल्कुल याद रखें, अष्टप्रधान जो था किसके समकालीन था। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं समान का होता था। जी बिल्कुल याद रखें, अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो होता था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं समान का होता था। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और शिवाजी के दरबार में भाषा के रूप में जो प्रयोग किया गया वो मराठी भाषा के रूप का प्रयोग किया गया। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और पूछिए सवाल मस्ट है जी, कतई जर वाले सवाल पूछिए आपसे कि शिवाजी ने सूरत को कितने बार लूटा। तो 2 बार लूटा था, 1664 और 1670 में लूटा। जी बिल्कुल याद रखें, 1664 एवं 1670 में शिवाजी ने जो सूरत को 2 बार लूटा था। बिल्कुल याद रखें। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र जो था आपका, मुगलों का जो आपका व्यापारिक केंद्र कहाँ था, सूरत में। तो सूरत को 2 बार लूटा आपका शिवाजी ने। जी बिल्कुल। और शिवाजी को औरंगजेब ने जो 1666 में कैद करके रखा था आपका जयपुर भवन में। बिल्कुल याद रखें, जहाँ से 16 अगस्त 1666 में शिवाजी भाग निकले थे। बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट। जी सभी सवाल मस्ट है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो आपका 17वां सवाल क्या बोल रहा है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन था। ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन था प्रथम, ये सवाल पूछा है। तो मनसुखलाल नजर, बिल्कुल याद है, आपका जो था मनसुखलाल नजर जो आपका इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, जो आपका 4 भाषाओं में जो प्रकाशित होती थी, गुजराती, हिंदी, तमिल तथा अंग्रेजी। बिल्कुल याद रखें। और पूछता सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी जो पत्रिकाएं महात्मा गांधी के द्वारा देश के बाहर चलाया गया था। तो इंडियन ओपिनियन, जी बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका में याद रखेंगे जो महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन प्रथम संपादक पूछेगा तो मनसुखलाल नजर थे। इस तरह याद रखें। और हरिजन पत्रिकाएं कौन चलाए, महात्मा गांधी, नवजीवन, जी बिल्कुल, महात्मा गांधी के द्वारा। और पूछे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक, इसकी आत्मकथा किनकी आत्मकथा है। तो महात्मा गांधी का। बिल्कुल याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने आपका बेलगांव अधिवेशन में मात्र एक अधिवेशन किया था जो 1924 में। बिल्कुल याद रखें इस तरह से। तो चलते नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ये आपका सवाल है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो याद रखें स्वामी सर्जानंद।
जी बिल्कुल याद रखें, स्वामी स्वामी सरदानंद ने, बिल्कुल याद रखें आपका स्वामी सरदानंद ने जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। जी बिल्कुल याद रखें, आपका पूछिए रॉलेट एक्ट के बाद कौन सी आंदोलन चलाया गया था, जो आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। जी बिल्कुल याद रखें, रॉलेट एक्ट 1919 जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में शुरू किया गया था। रॉलेट एक्ट जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। बिल्कुल याद रखें, जो बिना वकील बिना दलील जो कहा गया था। बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो रॉलेट एक्ट यानी काला कानून कहा गया। जी बिल्कुल, जो सवाल आपसे पूछते रहता है तो इस तरह याद रखें, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील जो कहा गया वो आपका, इसको जो कहा गया वो काला कानून को कहा गया, जो काला कानून कहा गया। बिल्कुल जो रॉलेट एक्ट से संबंधित है। तो चलते नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। सवाल है कि माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था। ये आपका सवाल है, माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था आपका। तो याद रखें उधम सिंह। बिल्कुल याद रखें, उधम सिंह ने जो आपका गोली मारा था 1940। जी भी याद रखें, 1940 में जो आपका लंदन में मारा था। माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था, तो उधम सिंह मारा था आपका 1940 में। कहाँ में मारा था, तो लंदन में। बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछिए सवाल की एक कन्फ्यूजन होता है कि एक माइकल ओ डायर, एक जनरल डायर देता है आपका ऑप्शन। तो माइकल ओ डायर, क्योंकि उसमें आपका पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो माइकल ओ डायर। इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, जो ऊपर से गोली चलाने का आदेश दिया, और जो गोली चलाया था जनरल डायर ने। बिल्कुल, जिनकी मृत्यु 1927 में ही हो गई थी। जनरल डायर की मृत्यु 1927 में हो गई थी। लेकिन ये जो गोली मारा था उधम सिंह ने, किसको, तो माइकल ओ डायर को गोली मारा था, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जी सवाल पूछा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय आपका पूछा पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो माइकल ओ डायर। इसी को गोली मारा था आपका उधम सिंह, न कि आपका जनरल ओ डायर को मारा था। बिल्कुल जी बिल्कुल याद रखें, जनरल डायर की मृत्यु 1927 में हो गई थी। माइकल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश ऊपर से दिया, लेकिन जो गोली चलाया था आपका जनरल डायर ने गोली चलाया था, जिनकी मृत्यु 1927 में हो गई थी। लेकिन माइकल ओ डायर को जो लंदन में गोली मारा था उधम सिंह ने मारा था आपका 1940 में। जी बिल्कुल याद रखें। और याद रखें, जब 1919 एक हुआ था आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था अमृतसर में, जो मोतीलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता किया था। तो एक सवाल आपसे बन सकता है, पूछ सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ में हुआ था, तो आपका अमृतसर में, जो 1919 में हुआ था, जो मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस तरह आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी सवाल मोस्ट है। जो आपको नेक्स्ट एग्जाम होगा एनटीपीसी का चौथे जो फेस चल रहा है आपका, और 5वें जो होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद, यानी क्लास को देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का सवाल कैसा लगा, जरूर लास्ट में बताएंगे आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल। कौन सी मुल्क के पत्रकार महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में गए हुए थे। ये आपका सवाल है। सवाल आपका पूछ रहा है कि कौन सी मुल्क के पत्रकार महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में गए हुए थे। तो याद रखें बेब मिलर, जो अमेरिकी मुल्क के पत्रकार जो थे बेब मिलर साथ में गए थे। बिल्कुल याद रखें, आपका वेब मिलर जो आपका महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में गए हुए थे। जी बिल्कुल याद रखें, जो मोस्ट है आपका सवाल। और पूछिए सवाल कि नमक कानून तोड़ने के समय में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल याद रखें, नमक कानून तोड़ने के समय में महात्मा गांधी को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसका जो उनका स्थान जो लिया था अब्बास तैवजी। बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे पूछ दे कि महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया था नमक कानून के समय, जो तोड़ने के समय, तो उनकी स्थान कौन लिया था, उनका मतलब नेतृत्व कौन किया था, तो अब्बास तैवजी किया था। जो गिरफ्तार करके जेल में गया था आपको महात्मा गांधी, तो उनके स्थान पर जो था आपका अब्बास तैवजी ने किया था। बिल्कुल
चलते नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल क्या होगा कि खुदाई खिदमतगार संगठन किसने बनाया था। ये आपका सवाल है, खुदाई खिदमतगार संगठन किसने बनाया था। तो याद रखें आपका आंसर होगा जी बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खान। जी बिल्कुल याद रखें, खान अब्दुल गफ्फार खान। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो आपका खुदाई खिदमतगार संगठन किसने बनाया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो 1930 में, बिल्कुल याद रखें, इसकी स्थापना की गई थी, जो लाल कुर्ती संगठन के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार को जो लाल कुर्ती संगठन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान 1930 में। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा है कि सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी, और दूसरा व्यक्ति नेल्सन मंडेला। जी बिल्कुल याद रखें। अगर पूछे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति तो जो था आपका, वो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में जो दिया गया था। जी बिल्कुल याद रखें। और दूसरे व्यक्ति जो था नेल्सन मंडेला। जी बिल्कुल याद रखें। पूछेगा सवाल अभी तक कितने विदेशी को आपका अभी तक कितने पूछेगा सवाल कि अभी तक कितने विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। तो दो, एक आपका नेल्सन मंडेला और आपका सबसे पहले आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, और एक आपका नेल्सन मंडेला को दिया गया। जी बिल्कुल याद रखें। और एक सवाल याद रखेंगे, जो पूछता है सवाल कौन सी आंदोलन में महिलाओं का भागीदारी ज़्यादा रहा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बिल्कुल याद रखें, कौन सी आंदोलन में महिलाओं का भागीदारी ज़्यादा रहा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। जी बिल्कुल याद रखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानरी सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। तो इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल, कली गोपाल खेल गोपाल नृत्य किस राज्य का। ये आपका सवाल है। कली गोपाल खेल गोपाल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका आंसर होगा असम। जी बिल्कुल याद रखें, असम होगा। जी बिल्कुल याद रखें। और पूछा सवाल कि बिहू, बिछुआ, सत्रिया, नागा, ये सब नृत्य किस राज्य का। तो असम का। बिल्कुल फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। कली गोपाल खेल गोपाल, ये जो आपका डांस है किस राज्य का। असम का। बिहू, बिछुआ, सत्रिया, नागा लोक नृत्य किस राज्य का है। तो असम का। बिल्कुल याद रखें। और जी बिल्कुल याद रखें, आपका एग्जाम में टपकेगा छपेगा। बिल्कुल। चलते नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल, उहबर बांध किस नदी पर है। ये आपका सवाल है। जी उहबर बांध किस नदी पर है। तो कोलोराडो नदी पर है। जी बिल्कुल याद रखें, आपका जी बिल्कुल याद रखें, उहबर बांध किस नदी पर है। तो आपका आंसर होगा कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी पर अवस्थित है उहबर बांध। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह से। चलते नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है किसको। ये आपका सवाल है। तो याद रखें, भूमध्य सागर की कुंजी जो कहा जाता है वो जिब्राल्टर को कहा जाता है। जी बिल्कुल याद रखें, जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। और याद रखें, जो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि। जी बिल्कुल याद रखें, जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो आपका पूछिए सवाल कौन सी देश को अलग करती है। तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। तो इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल, ड्रोन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये आपका सवाल है। ड्रोन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। ये आपका सवाल है। तो दादा भाई नौरोजी। जी बिल्कुल याद रखें, दादा भाई नौरोजी ने ड्रोन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा है सवाल कि द ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो आपका दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। जी बिल्कुल याद रखें। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे। बिल्कुल याद रखें, ये भी सवाल याद रखें। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए थे आपका दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार 1886, दूसरी बार 1893 और तीसरी बार 1906 में। बिल्कुल याद रखें। और पूछिए सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। जिस तरह से आपसे पूछा एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन, तो जॉर्ज यूले, उसी टाइप पर आपका सवाल पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल क्या बोल रहा है आपका? 26वां सवाल कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो दो याद रखें, 1952। जी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 2 अक्टूबर। जी बिल्कुल याद रखें, 1952 को आपका प्रारंभ किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जी बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल, किस पंचवर्षीय योजना के समय बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन हुआ था? ये आपका सवाल है। किस पंचवर्षीय योजना के समय बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन हुआ था? तो याद रखें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जी बिल्कुल याद रखें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय जो आपका 1969 से 1974 जो था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल याद रखें, जो 1971 के समय में आपका बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन हुआ था। बिल्कुल याद रखें। और योजना अवकाश कब से कब माना गया? तो 1966 से 1969 पहली अवकाश योजना जो हुआ था आपका 1966 से 1969। बिल्कुल याद रखें। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा तो 1961 से 1966। जी बिल्कुल याद रखें, 1961 से 1966। बिल्कुल याद रखें। पहली पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से 56 और 56 से 61 और 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना। और फिर पहली अवकाश योजना जो हॉलीडे बोलते हैं 1966 से 1969 जो 3 वर्ष का ही था आपका। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें कार्यकाल जो आपको पूछता है एग्जाम में, टपकता है, छपता है। जी बिल्कुल। तो चलते हैं आपका 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल, वर्ष 2018 में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए थे? ये आपका सवाल है। वर्ष 2018 में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए थे? तो आंसर याद रखें, तमिलनाडु। जी बिल्कुल याद रखें, तमिलनाडु में सर्वाधिक पर्यटक आए थे, लगभग 60 लाख विदेशी। 2018 की बात है, जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक आपका निर्धारण किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल, अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया? ये आपका सवाल है। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुनार मिंडल। जी बिल्कुल याद रखें, गुनार मिंडल ने आपका अनवरत योजना का प्रतिपादन किया। जी बिल्कुल याद रखें, जो एशियन ड्रामा पुस्तक में, बिल्कुल पूछिए कौन सी पुस्तक में? तो एशियन ड्रामा पुस्तक। या पूछिए सवाल आपसे कि एशियन ड्रामा पुस्तक कौन लिखा? तो गुनार मिंडल, उसी में आपका अनवरत योजना का प्रतिपादन किया था। तो चलते नेक्स्ट 30वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और अभी तक जो लाइक नहीं की, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सुबह आपको 7 बजे दिया था। बिल्कुल। तो 30वां सवाल रेड डाटा बुक संबंधित है। ये आपका सवाल जी पूछते रहता है, टपकते रहता है, छपते रहता है आपका एग्जाम में। तो बिल्कुल याद रखें, 2018-19 में बिहार पुलिस में आपका पूछा था सवाल। बिल्कुल, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जल्दी से बता देंगे, सभी को मिलकर बता देंगे फटाफट। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये आपका सवाल है। तो याद रखें, जो रेड डाटा बुक संबंधित है आपका, जो आपका विलुप्त पशु पक्षियों से संबंधित है। विलुप्त पशु पक्षियों से संबंधित है आपका। बिल्कुल याद रखें, रेड डाटा बुक जो आपका 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी। बिल्कुल याद रखें, सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड
डाटा बुक की कल्पना की थी? बिल्कुल याद रखें इस तरह से। और विश्व में प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1964 में प्रकाशन हुआ था आपका रेड डाटा बुक, जो पशु पक्षियों से संबंधित है, विलुप्त जो संकटग्रस्त से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 31वें नंबर सवाल पर। पूछेगा सवाल, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखेंगे आपका हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में याद रखें। इससे सवाल आपका पूछता है बिल्कुल। और पूछिए सवाल आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में। जी बिल्कुल याद रखें 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और पूछिए सवाल है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। जी बिल्कुल आपका रेणुका झील किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 32वें नंबर सवाल पर। 32वां सवाल 104वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। सवाल है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? तो बिल्कुल याद रखें। यहाँ पे लिखना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग लिखने में दिक्कत होगा तो आप लोग सुन लेंगे इसका आंसर। 104वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बिल्कुल याद रखें। जी बिल्कुल याद रखें। सवाल पूछा है 104वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे जो आपका अनुच्छेद जो था 334 के क में संशोधन करके आपका लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, जो 25 जनवरी 2030 तक प्रभावी रहेगा। 25 जनवरी आपका 2030 तक प्रभावित रहेगा। जो SC ST का आरक्षण जो आपका उसमें 10 वर्षों बढ़ाया गया, ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल जो अनुच्छेद 334 के का में संशोधन करके। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट आपका 33वें नंबर सवाल पर। 33वां सवाल, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगा, ये अनुच्छेद कितने के तहत? बिल्कुल याद रखें। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष? तो 21 वर्ष। कौन सा अनुच्छेद बोलता है ये आपका सवाल? तो याद रखें 243 के च। बिल्कुल याद रखें अनुच्छेद 243 के च में आपका उल्लेख किया गया कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष। जी बिल्कुल। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। बिल्कुल याद रखें। पंचायती राज अनुच्छेद 243 गठन किया गया। पंचायती राज में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो 16 कुल अनुच्छेद हैं। बिल्कुल याद रखें। और पूछे पंचायत का जो कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, वो अनुच्छेद कितना? 243 के अंगा। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल, ऐच्छिक गतियों ज्ञान वाणी एवं चिंतन का केंद्र कहाँ पे है? ये सवाल पूछता है। कौन सा काम करता है, भाग है आपका? ऐच्छिक गतियों ज्ञान वाणी एवं चिंतन का केंद्र जो है आपका वो सेरिब्रम है। जी बिल्कुल याद रखें। सेरिब्रम आपका आंसर होगा। जी बिल्कुल याद रखेंगे। इस तरह से आपका सवाल पूछेगा। और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल क्लास स्टार्ट है। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव प्लस पे नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। मैंने सवाल आपसे पूछा अभी आपका कि जो आपका ऐच्छिक गतियों यानी ज्ञान वाणी एवं चिंतन का जो केंद्र है वो सेरिब्रम है। और पूछा सवाल है कि मस्तिष्क का जो भाग है आपका, जी बिल्कुल मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, ये भी याद रखें। और आपसे पूछा सवाल कि जो आपका कौन सा जो किसका कार्य है जो दर्द ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है? तो थैलेमस का काम है। बिल्कुल याद रखें। और भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार जो केंद्र जो होते हैं वो कहाँ में होते हैं? तो हाइपोथैलेमस का कार्य है। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 35वें नंबर सवाल पर। 35वां सवाल कि मास्क को अनिवार्य करके कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? जी बिल्कुल याद रखें। मास्क को आपका अनिवार्य करके कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है?
तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे, जो राजस्थान होगा। जी बिल्कुल याद रखें, कौन सा आंसर होगा आपका, राजस्थान। जी बिल्कुल याद रखेंगे। मास्क को अनिवार्य करके कानून बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा, तो आपका राजस्थान। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे पूछेगा सवाल कि जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो कर्नाटका ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। जी कर्नाटका ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया था। और कर्नाटका में पहली मौत की जो केस जो कोरोना से मिला था, बिल्कुल कर्नाटका में पहली जो मौत हुआ था आपका। जी बिल्कुल याद रखें। और पहला केस जो मिला था आपका कोरोना से, वो केरला में मिला था। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और मास्क की कीमतों को तय करने वाला भारत का पहला राज्य तो महाराष्ट्र। जी पूछिएगा सवाल कि आपका नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश ने लाई, तो बांग्लादेश। इस तरह से आपका सवाल बनेगा, टपकेगा, छपेगा, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। जी कौन सी राज्य पूछेगा सवाल मास्क नहीं पहनने वाले के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया था, तो मध्य प्रदेश। तो चलते नेक्स्ट, इस तरह से आपका सवाल बनेगा। 36वां सवाल क्या बोल रहा है, वर्ष 2018 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, ये आपका सवाल है। वर्ष 2018 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो के शिवा रेड्डी को। जी बिल्कुल याद रखें, के शिवा रेड्डी को आपका दिया गया 2018 का सरस्वती सम्मान। जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो 28वें नंबर का था। और 2019 का पूछिएगा सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो वासुदेव मोही। बिल्कुल 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो वासुदेव मोही को दिया गया। चलते नेक्स्ट आपका 37वें नंबर सवाल पर। 37वां सवाल, इंडिया फुटबॉल टीम के कोच कौन है, ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, इगोर स्टिमक। जी बिल्कुल याद रखें, इगोर स्टिमक आपका इंडिया फुटबॉल टीम के कोच हैं, बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट के पूछिए आपका सवाल कि हॉकी इंडिया टीम के आपका कोच कौन है, तो ग्राहम रीड। जी बिल्कुल, हॉकी इंडिया टीम के कोच कौन है, तो ग्राहम रीड। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। जो आज का सवाल आपको 37 मिला, बिल्कुल 3 सवाल टाइप नहीं हो पाया, तो आपका मोस्ट 37 सवाल आपके लिए रहा। जरूर बताइए कैसा लगा 37 सवाल जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया आपको, तो बता देंगे जल्दी से फटाफट, और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे आप लोग। जी बिल्कुल, तो आज का इतना ही, जो 37 सवाल मिला आपको, और उसके साथ आपको एक्सप्लेन मिल गया। तो 37 से आपका लगभग 80-85 क्वेश्चन बन गया, लगभग 100 क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो नेक्स्ट फिर सुबह मिलेंगे, सुबह 7 बजे आपको कल। तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक आप लोग डेली ऑनलाइन क्लासेज में। बिल्कुल, तो आप लोग से विदा लेता हूँ। आप लोग का दिन आज के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलेंगे सुबह में, तब तक आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।